हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 12 अप्रैल 2024 और अब आपका प्रीलिम्स जो है एकदम करीब आ रहा है। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एकदम फुल फ्लेजेड होनी चाहिए, बिल्कुल स्पीड में होनी चाहिए। बस आप रिविजन्स पे ध्यान दो, है ना, और अपने टेस्ट लगाते रहो। जो भी अब पढ़ लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है। टेस्ट से जो भी आपने नोट्स बनाए थे बस उसको ही रिवाइज़ करना है। तो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर्स प्लस डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके पब्लिश होते हैं रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, हम यहाँ पे उसको डिटेल में कवर करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ यहाँ ना, हमारी अप्रोच कैसी होती है। हमारी अप्रोच होती है करंट टू स्टैटिक, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो करंट में है पहले हम उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि भैया ये जो टॉपिक है क्यों करंट में आया है। फिर हम फुल्ली स्टैटिक की तरफ मूव कर जाते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है वहाँ हम कवर करते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जो कि है फिजिसिस्ट पीटर हिग्स से संबंधित। अभी हाल ही में एक फेमस फिजिसिस्ट पीटर हिग्स का देहांत हो गया। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने 1960s में हिग्स बोसॉन यानी कि गॉड्स पार्टिकल की थ्योरी प्रपोज की थी। तो ये हिग्स बोसॉन क्या है, एक्चुअली ये है क्या? ये एक बेसिक फोर्स कैरिंग पार्टिकल है जो हिग्स फील्ड के ज़रिए फंडामेंटल पार्टिकल्स को उनका मास देता है। इसका मतलब है ये एक ख़ास तरीके का पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल्स को उनकी वेट या फिर हम कहेंगे मास प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात, यानी कि जैसे आप हो गए, मान लो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मोटिवेटेड हो, लेकिन आपका दोस्त क्या है, वो डीमोटिवेटेड है, तो आप क्या करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, है ना। तो एक तरीके का मास प्रोवाइड कर रहे हो। बस ऐसे ही साइंस की लैंग्वेज में जो हिग्स बोसॉन है वो यही करता है। एक ऐसा बेसिक फोर्स कैरिंग पार्टिकल होता है जो दूसरे पार्टिकल्स को क्या करता है, वेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पार्टिकल फाइनली 4 जुलाई यहाँ देखो 2012 को डिस्कवर हुआ था। रिसर्चर्स ने LHC यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इसको ढूंढा। LHC दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो स्विट्ज़रलैंड के सर्न लैबोरेटरी में है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, फिर भी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 कार्स हैं, ठीक है, कार 1 एंड कार 2। अगर हम उनको धीरे सी स्पीड में एक दूसरे की तरफ लाते हैं और टक्कर करवा देते हैं तो डैमेज जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं इनको सर्कल में धीरे 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 बहुत ज़्यादा स्पीड करवा देते हैं, एक्सेलरेट करवा देते हैं, फिर दोनों कारों की क्या करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, एकदम से एनर्जी रिलीज़ होगी, एक अजीब सा ब्लास्ट टाइप का कुछ होगा, है ना। तो इसी चीज़ को स्टडी करते हैं इस वाले प्रोजेक्ट में, LHC में। तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ना, ये 2 पार्टिकल्स को इतना ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है जिससे जब वो एक दूसरे से टकराएं तो उसका स्टडी किया जा सके, एनर्जी रिलीज़ कौन सी होती है और उससे क्या आउटकम्स होते हैं, सारी चीज़ें स्टडी की जा सकती है। तो ये था हमारा LHC। नेक्स्ट, अब LHC ने जो है ना हिग्स फील्ड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया, जो पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म बताता है। इससे पार्टिकल फिजिक्स की एक स्टैंडर्ड थ्योरी, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है, उसमें लास्ट मिसिंग पीस ऐड हो गया है। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, ये क्या है, ये क्या कहता है एक्चुअली। इसके हिसाब से जो आपका हिग्स बोसॉन है,
हिग्स बोसॉन 17 फंडामेंटल पार्टिकल में से एक है। ये मॉडल यूनिवर्स के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? हिग्स बोसॉन का मास 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, मतलब ये प्रोटॉन से 130 गुना ज़्यादा हैवी है। ये चार्जलेस है और इसका कोई स्पिन नहीं होता। स्पिन मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में एक तरीके का एंगुलर मोमेंट। अब आप बोलोगे मैडम मुझे तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं पता। कोई बात नहीं, इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट की रोटेशन करने की ताकत या स्थिरता को बताता है एंगुलर मोमेंट। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करें और वो एक फिक्स स्पीड से घूमता रहे तो उसके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एंगुलर मोमेंटम नहीं है। समझ में आया? स्पिन नहीं है इसमें। ये एक ऐसा यूनिक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो स्पिनलेस है। अब हम समझते हैं बोसॉन क्या होता है। बोसॉन एक फोर्स कैरियर पार्टिकल है जो तब प्ले में आता है जब पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जब दो इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक फोटोन जो है एक्सचेंज करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का फोर्स कैरिंग पार्टिकल होता है। नहीं समझ में आया? उड़ गया? कोई बात नहीं, और आसान भाषा में समझते हैं। इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है, जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो बेसिकली फोर्स एक्सचेंज कर रहे हो आप दोनों, और यहाँ पर बोसॉन वही रोल प्ले कर रहा है जो हाथ मिलाने में फोर्स प्ले करता है। ठीक है, तो जब हम हैंडशेक की बात करें, एक्चुअली हम फोर्स लगाते हैं, है ना, एक दूसरे को हाथ मिलाने के लिए। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है दो पार्टिकल्स या दो हाथों में, जो एनर्जी है वो एक्सचेंज करने के लिए, वही आपका रोल कौन प्ले कर रहा है? बोसॉन। समझ में आया? तो ये है आपका बोसॉन। काफ़ी इंटरेस्टिंग और डीप था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक टर्म बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा पाएँ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्यूरेटिव पिटीशन से संबंधित। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 8,000 करोड़ रुपीस देने के 2017 के आर्बिट्रल अवार्ड को पलट दिया है। इस केस में क्यूरेटिव पिटीशन का यूज़ किया गया है जो कमर्शियल केसेस में काफ़ी रेयर है। इससे क्वेश्चंस उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का फाइनलिटी पर क्या असर पड़ता है। अब इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है। देखो, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है जब किसी को लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये कॉन्सेप्ट रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस से 2002 में आया है, जब फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू प्ली डिसमिस हो जाती है ना, तब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। समझ में आया? मिस यूज़ ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि जो भी आपका जस्टिस है, ऐसा किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और लीगल प्रोसेस का मिसयूज़ ना हो। जैसे अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट सबूत मिस हो गया हो और उसके बिना जजमेंट दिया गया हो, तब उस केस में क्यूरेटिव पिटीशन का यूज़ किया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन एडमिट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। पिटिशनर को ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं हुआ। दूसरा, अगर किसी जज ने कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं डिस्क्लोज किए होते हैं जो बायस का डाउट पैदा करते हैं, तब भी क्यूरेटिव पिटीशन एडमिट हो सकती है। तीसरा, क्यूरेटिव पिटीशन में एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो बताए कि पिटीशन को कंसिडर करने के लिए अच्छे रीजंस हैं। ठीक है,
तो ये आपके 3 क्राइटेरिया हैं एडमिट करने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये जो आपका क्यूरेटिव पिटीशन है उसका सुनता कौन है। पहले ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जज और उस केस के जजेस को सर्कुलेट की जाती है अगर वो अवेलेबल हो तो। अगर ज़्यादातर जजेस अग्री करते हैं कि इसकी सुनवाई ज़रूरी है तब ही ये हियरिंग के लिए लिस्ट होता है और आइडियली वही बेंच सुनती है जो पहले सुनी थी। क्यूरेटिव पिटीशंस ज़्यादातर जजेस प्राइवेटली डिसाइड करते हैं, मगर अगर कोई ओपन कोर्ट हियरिंग की रिक्वेस्ट करे तो वो भी हो सकती है। किसी भी पॉइंट पे बेंच किसी सीनियर काउंसिल को, यहाँ देखो जो आपका अमिकस क्यूरी है, इसके रूप में असिस्ट करने के लिए बुला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिकस क्यूरी क्या है। इसको एक तरीके का हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट मान सकते हैं। जब कोई ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसके पास केस से रिलेटेड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन या एक्सपर्टीज़ है तो कोर्ट को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो उसी को हम एमिकस क्यूरी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर बेंच डिसाइड करती है कि पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है और बेसलेस है तो पिटिशनर को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। तो ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि क्यूरेटिव पिटीशन किसी ने भी फाइल कर दी है, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, प्लस अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती है तो ये भारी भी पड़ सकती है। अब जैसे सोचो अगर तुमने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हो और जज ने बिना तुम्हारे परफॉर्मेंस देखे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो तुम्हारे पास उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन जैसा एक ऑप्शन होता है लीगल सिस्टम में, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक है आपका रिव्यू पिटीशन पे और एक है आपका क्यूरेटिव पिटीशन पे। रिव्यू पिटीशन जो है क्यूरेटिव पिटीशन से पहले फाइल होती है एंड क्यूरेटिव पिटीशन जो है लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि देसी से संबंधित। एक इंटरनेशनल टीम ने अभी यूनिवर्स का सबसे डिटेल 3 डायमेंशनल मैप रिलीज़ किया है। ये मैप देसी यानी कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से फर्स्ट ईयर के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बनाया गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि देसी क्या है। ये एक यूनिक इक्विपमेंट है जो एक टेलीस्कोप के ऊपर फिट किया जाता है और एक बार में 5000 गैलेक्सीज की लाइट कैप्चर कर सकता है। ये एरिज़ोना यूएस में मयाज 4 मीटर टेलीस्कोप पर माउंट की गई है। अब देसी से रिसर्चर्स ने 6 मिलियन गैलेक्सीज की लाइट मेजर की है। इससे उन्होंने यूनिवर्स का एक डिटेल्ड मैप बनाया है जो गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को बहुत प्रिसाइसली मेजर करेगा या फिर इसको बताता है। जैसे अगर तुम मैप पे सिटीज़ देखते हो और उनके बीच की एग्जैक्ट दूरी जान पाते हो, तो वैसे ही ये मैप गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को दिखाएगा। इस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन से साइंटिस्ट ने बताया या फिर साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है। देसी ने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, यहाँ देखो ये वाली स्लाइड, कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट हर 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे 68.5 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये जो न्यू डेटा है ना, ये करंट थ्योरी से मैच नहीं कर रहा। थ्योरीज तो कहती हैं कि डार्क एनर्जी का डेंसिटी कांस्टेंट रहती है जब यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, लेकिन देसी का रिजल्ट ये सजेस्ट करता है कि एनर्जी डेंसिटी चेंज हो रही है। जैसे सोचो कि एक बलून जैसे हम फुला रहे हैं, उसको फुलाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो स्किन की जो थिकनेस है ना वो कम हो रही है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है काफ़ी। इससे अब साइंटिस्ट ने डार्क एनर्जी के बारे में नए क्लूज
पता लगाए हैं या फिर उनको इससे नए क्लूज मिल भी सकते हैं। डार्क एनर्जी वो मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को तेज़ी से एक्सपैंड करवा रहा है। इसके बारे में समझना हमें यूनिवर्स के ओरिजिन, इवोल्यूशन और फ्यूचर के बारे में की इंसाइट्स दे सकता है। देसी का प्लान ये है कि ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट 5 इयर्स तक चलेगा। यहाँ देखो, ये प्रोजेक्ट 900 से ज़्यादा रिसर्चर्स का कोलैबोरेशन है जो दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन से हैं, जिनमें इंडिया से TIFR भी शामिल है। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसमें से शामिल है 900 रिसर्चर्स में से। अब हम बात कर लेते हैं कि डार्क एनर्जी के बारे में आपने सुना है, डार्क मैटर के बारे में सुना है, तो ये क्या अलग अलग हैं? जी हाँ, ये दोनों अलग हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड करने वाला फोर्स है और जो डार्क मैटर है वो गैलेक्सीज को टुगेदर होल्ड करने वाला मास। ठीक है, ये एक्सपेंड कर रहा है और ये टुगेदर होल्ड कर रहा है। डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता है, जबकि डार्क एनर्जी एक तरीके का रिपल्सिव फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। मुझे आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जब मैं ये लेक्चर या PPTs तैयार कर रही थी ना, तभी मुझे लग रहा था कि बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा CDP सुरक्षा से संबंधित। इंडियन गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? CDP सुरक्षा। सुरक्षा का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स को सब्सिडीज डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में देने का काम करेगा ई-रूपी वाउचर के ज़रिए, जो कि NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर फार्मर्स, वेंडर्स, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऑफिशियल्स भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि PM किसान के साथ डेटाबेस का इंटीग्रेशन, क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस जो NIC से मिला है, UIDAI वैलिडेशन, ई-रूपी वाउचर्स और भी बहुत कुछ। इस प्लेटफॉर्म का मेन एम है इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ग्रो करना, जो कि एग्रीकल्चर GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन का लगभग 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। पहले कुछ सालों में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है। 2010 और 11 में जो 240.53 मिलियन टन्स था वो 2020-21 में बढ़कर 334.60 मिलियन टन्स हो गया। CDP यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने 2021 में लॉन्च किया था। यहाँ देखो, ये रहा। ठीक है, इसका एम है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स की ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन को लीवरेज करना और प्री प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेटेड और मार्केट लेड डेवलपमेंट्स को प्रमोट करना। अभी तक 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 12 को पायलट के लिए चुना गया है। जो CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि ये सब्सिडीज़ को अपफ्रंट प्रोवाइड करता है। मतलब जब फार्मर्स
प्लांटिंग मटेरियल खरीदने जाते हैं तब ही सब्सिडी मिल जाती है। वेंडर्स जो प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं उन्हें पेमेंट कभी मिलेगी या फिर तभी मिलेगी जब फार्मर मटेरियल रिसीव करने की कंफर्मेशन दे देगा। पहले के सिस्टम में क्या होता था, फार्मर को पहले खुद से प्लांटिंग मटेरियल खरीदना पड़ता था और फिर ऑफिशियल से सब्सिडी रिलीज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता था। ई-रुपी वाउचर एक वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है जो बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के रिडीम किया जा सकता है। सिर्फ उन मर्चेंट्स पर जो ई-रुपी एक्सेप्ट करते हैं। एनपीसीआई के मुताबिक ई-रुपी को ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिक पर्पस या एक्टिविटी के लिए बेनिफिशरीज को एसएमएस या क्यूआर कोड के ज़रिए शेयर किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम चलाई है सीडीपी सुरक्षा। तो ये था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स या डिस्कशन आज का। आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।